बेकाबू आग में झुलस रहा है इजराइल। ये कोई साजिश है या कुदरत का कहर टूट पड़ा है? हमेशा से सुनते आए थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज देख भी लिया। खैर, हमारी प्रार्थना यही है कि इस आग में एक भी मासूम को छोटा सा फफोला भी नहीं पड़ना चाहिए और सारे जुल्मी दहशतगर्द सहयूनी इस आग के अंदर झुलस जाएं। काश यही उनका नर्क बनकर के सामने आए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज अशोक कुमार पांडे जी ये बड़ी सनसनी खबर हमारे सामने लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले की यह वारदात है। हम डिटेल में जानेंगे कि आग कैसे लगी और क्या ये फैल रही है। अगर आप हमें कुछ वक्त पहले से सुन रहे हैं तो अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि हम मासूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं। जो मैसेकेयर हुआ, जो जेनोसाइड पैलेस्टीन में हुआ है, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और भगवान न करे कि ऐसा बम्बार्टमेंट वाला माहौल कभी भी दुनिया में किसी को एक्सपीरियंस करना पड़े। और दुख की खबर यही है कि बम्बार्टमेंट अभी भी चल रहा है। प्रार्थना है हमारी उस ऊपर वाले परवरदिगार से कि ये मास किलिंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, बंद हो जाए, और किबला अव्वल को, फलस्तीनियों को राहत की सांस मिले। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो कह दीजिए सुम आमीन। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबर लेकर। इजराइल पर कुदरत का कहर बरपा हुआ है और यह कहर बेहद खतरनाक है। इजराइल में आग लगी है और यह आग जो जंगलों में लगी है आग और शहरों की तरफ बढ़ रही है, यह उसकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी आग है। उसके इतिहास में जब से इजराइल बना है, असल में 77वां अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले थे ये लोग। 77 इनका इंडिपेंडेंस डे है जो इजराइल बना। फलस्तीन की जमीन को कब्जा करके, फलस्तीनियों को मार के जो इजराइल बना, उसके 77 साल 77 ईयर्स पूरे हो गए। जब भी इजराइल इस तरह के दावे करता है इंडिपेंडेंस डे वगैरह के, तो मुझे याद आता है एक बहुत पुराना वीडियो, 20-22 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट्री एक बनी थी। उसका वीडियो है एक छोटा सा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी है और वो कहता है कि हम जब भी अपना घर बनाते हैं ये तोड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना देखकर ये हमारा घर जला देते हैं, ये हमारे घर तोड़ देते हैं। तो जो इजराइल लगातार फलस्तीनियों के, लेबनीज के, बाकी लोगों के घर तोड़ता रहा है, जलाता रहा है, कहर बर्पा करता रहा है, उस इजराइल में नेशनल इमरजेंसी लगी है। और यह घोषणा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने की। कई जगहों पर जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला था, कई शहरों में, यहां तक कि तेल अवीव जो राजधानी में भी होने वाला था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जंगलों में आग लगी है, तेज हवा चल रही है और बताया यह जा रहा है, इस पोस्टर को देख के ऐसा लगता है कि आग तेल अवीव से भी, जो उनकी राजधानी है, सिर्फ 22 किलोमीटर दूर रह गई है। जेरूसलम के आसपास तमाम सारे सेटलर्स जो घरों को कब्जा करके उसमें रहते हैं, उनके घर जल गए और घरों से भागकर सड़कों पर आते देखे गए। इस आग का कहर कितना है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो इजराइल गजा के अंदर हफ्तों क्या, अब तो महीने से ज्यादा हो गया, एक पानी की बूंद नहीं पहुंचने दे रहा है, आटा नहीं पहुंचने दे रहा है। जिस इजराइल ने सारी दुनिया से आई हुई इमदाद को गजा को भेजने से इनकार कर दिया है, आज जेरूसलम पोस्ट की यह खबर बता रही है कि कुछ हफ्तों में यह हो सकता है। लोगों को खाना रोज चाहिए होता है और महीने से अगर आप बंद करके रखे हुए हैं सारा कुछ, तो सोचिए क्या हालत है। और यह वो इमदाद है जो बाहर से आई है। यह कोई इजराइल अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है। पहले इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ने इसकी मजम्मत की थी और अब कल खबर आई है कि स्पेन, बेल्जियम और आयरलैंड ने एक बयान जारी किया है कि जिस तरह से वेपनाइजेशन किया जा रहा है इसका, लोगों को जबरदस्ती भूखा रखा जा रहा है ताकि लोग हार मान लें या जगह छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएं। जो अमेरिका का राजदूत है गजा के अंदर, उसने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वेपनाइजेशन की तरह यूज किया जा रहा है, वेपन की तरह यूज किया जा रहा है, स्टारवेशन को, भूख को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। यानी इमदाद लोगों तक ना पहुंचने दो, लोग भूख से तड़प जाएं और फिर किसी और मुल्क में जाने को तैयार हो जाएं, अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएं। तो जो गजा में इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा था इजराइल, आज वो दुनिया भर से इंटरनेशनल एड, अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांग रहा है, इमदाद मांग रहा है कि हमारी मदद करो, हम अपनी आग बुझा पाएं। आग इतनी खतरनाक है
कि कई सारे घरों को खाली करने का, कई सारे गांवों को, कस्बों को, शहरों को खाली करने का आदेश दिया गया ताकि आग बुझाई जा सके। और अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट करने जा रहा हूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उसके 2 मिनट पहले तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया था। और आप देखिए इजरायली दिमाग कितना सड़ा हुआ है कि कल ज्यों ही ये आग लगी, जेरूसलम पोस्ट जो है, जो वहां का मेन अखबार है, यह भी आश्चर्यजनक है कि किसी जमाने में वो फलस्तीनी अखबार हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से सत्ता का अखबार है। जैसे हमारे यहां गोदी मीडिया होती है, वैसे ही वहां भी गोदी मीडिया है, उसका अखबार है। जो ही यह आग लगनी शुरू हुई, इस आग की खबरें आनी शुरू की, जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा खबर बना के छाप दिया कि यह आग तो हमास ने लगाई है। पोस्टर ऐसा बनाया एआई के थ्रू, ऐसा लगाया जिसको देख के आपको लगेगा कि ओरिजिनल पोस्टर है, लेकिन जब गौर से पढ़ेंगे इसके नीचे लिखा हुआ है कि कहीं और से उड़ाई गई एआई की तस्वीर है ये। यानी सब झूठ। आप अपने मेन पन्ने पर ऐसी खबर लगाते हो जिसमें हमास को इल्जाम देते हो आप कि उसने आग लगाई है, जबकि ना तो आपके पास कोई जांच है और ना कोई सबूत है। और अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है, सामने कुछ और आ रहा है। नेतन्याहू का लड़का जो अमेरिका में रहता है, वहां से बयान दे रहा है कि इजराइल के जो लेफ्ट विंग के लोग हैं उनकी यह साजिश हो सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है यह बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है, बेकार की बात है। अमेरिका में बैठ के इजराइल की आग पर वो कमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो जांचें हो रही हैं, उस जांच में वहीं का एक आदमी पकड़ा गया है, ईस्ट जेरूसलम का एक आदमी 50 साल का पकड़ा गया है, जिसके पास लाइटर वगैरह मिला है। अब लाइटर वगैरह तो जो भी सिगरेट पीता होगा उसके पॉकेट में होगा, तो कितना सबूत बड़ा है कितना है मैं नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात हरजोग ने कही है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि यह क्लाइमेट क्राइसिस का नतीजा है। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार हो रहा है, जंगलों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसों से यह चेतावनी थी कि इजराइल में कभी बड़ी आग लग सकती है, जैसे अमेरिका में अक्सर लगती रहती है, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सरकार दूसरों के घरों में लगातार आग लगाकर खुश हो, वो अपने घर की आग की कई बार चिंता नहीं कर पाती। कितने ही फलस्तीनी घरों को जला दिया गया, कितने ही फलस्तीनी घरों पर बम बरसाए गए, आग में लोग झुलस गए। अभी ज्यादा पुरानी खबर नहीं है जब लेबनान की बाउंड्री से वहां के घरों को जलाने के लिए आग के गोले फेंके जा रहे थे। तो जिनको दूसरों के घर जलाने में मजा आता है, कई बार उनका अपना घर भी जलता है। कुदरत का अपना अलग इंसाफ होता है। यह आग बेहद खतरनाक है और किसी भी मासूम का किसी आग में जलना बुरी खबर है। हम तो यही चाहेंगे कि आग बुझे, इजराइल के अंदर भी आग बुझे, और इजराइल जो दुनिया भर में आग लगा रहा है, खासतौर पे फलस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे मुल्कों में, वो आग भी बुझे। सीरिया की बात आई तो सीरिया तो अपनी लगाई आग में ही झुलस रहा है। असद को गद्दी से हटाया गया, असद भाग के रूस चले गए, उसके बाद से सीरिया में लगातार खून खराबा जारी है। अगर खबरों की माने, अमेरिका में स्थित एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है कि केवल 30 तारीख को, यानी जो तारीख कल गई है, केवल 30 तारीख को 42 लोगों को मारा गया है सीरिया के अंदर। अलवाइड्स जो खास तौर पे हैं, जो असद अलवाइड थे, तो जो उनकी कौम के हैं, उनको घरों से निकालकर शूट किया जा रहा है, घरों से खींचकर निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है आम लोगों को। ईसाइयों के साथ हुआ है, ये सारी खबरें पहले भी आई हैं। लगातार वहां पर डिस्टरबेंस चल रहा है। जब आपकी सत्ता जो होती है वो झूठ और नफरत पर आधारित होती है, इजराइल और अमेरिका और टर्की की साजिश से आप सत्ता में आते हैं, तो फिर आप कभी चैन से कुर्सी पर नहीं बैठ पाते हैं। उधर नॉर्थ में जहां द्रूज रहते हैं, वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है। कह क्या रहा है कि जो द्रूज माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर जुलानी जो है वो कहर ढा रहा है, इसलिए उनको बचाने के लिए हम लोग हमला कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इजराइल के अंदर जो द्रूज लीडर हैं, जो सत्ता के साथ मिले हुए हैं, ज़ायनिस्टों के साथ मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये वाला इलाका इजराइल में ही शामिल कर लिया जाए। वो क्या चाहते हैं? इजराइल चाहता है, और उसकी चाहने की हाँ में हाँ मिला रहे हैं वहाँ के ड्रूज नेता। उनका बयान आया था और उसके बाद ही ये हमले हुए हैं। लेबनान के जो ड्रूज लीडर हैं, उन्होंने कहा है अपने कौम के लोगों से, जो सीरिया में उनके कौम के लोग हैं, उनसे कहा है कि इजराइल के ऊपर भरोसा मत करो। इजराइल जो करता है वो सिर्फ अपने भले के लिए करता है, और अपने मामलों में इजराइल को इंटरवीन मत करने दो। लेकिन सीरिया का जो हाल है, जिस तरह के उसके पॉलिटिकल सोशल हालात हैं,
जब आपका समाज अलग अलग हिस्सों में बटा होता है तो दुश्मन के लिए आप पर कब्जा करना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि कश्मीर मसले पर जितने भी वीडियो मैंने किए, मैंने एक अपील हमेशा की कि हिंदू और मुसलमान भारत के अंदर एक होके रहें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होके रहें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में फूट डालने की कोशिश की जाएगी तो हिंदुस्तान कभी मजबूत नहीं रहेगा। सीरिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां अलग अलग कौमों के बीच में जो लड़ाई चलती रही है उसका फायदा इजराइल, अमेरिका ने उठाया है। ऐसे ही लेबनान में भी शिया सुन्नी बाकियों के बीच में लगातार लड़ाई चलती रही है, जिसका फायदा उठाकर हसन नसरुल्लाह को मारा गया। और अब हालत यह है कि कहा जा रहा है कि लगभग जो पूरा साउथ का इलाका है जहां हिजबुल्लाह मजबूत था, वहां हिजबुल्लाह के इलाकों को खत्म किया गया है। वहां लेबनान की वो आर्मी लगी है जिसकी तनख्वाह अमेरिका से आती है। तो आगे उसका क्या फ्यूचर होगा ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सब के बीच हूथीज हैं जिन्होंने नाक में दम किया हुआ है। अगर कल परसों की खबर देखें तो उन्होंने इनका FA-18 नाम का बॉम्बर जो जहाज है उसको गिराया है। इसके अलावा कई सारे रीपर गिराए हैं। कार्ल विल्सन जो इनका एक कैरियर है उसको नुकसान पहुंचाया है। और हालत यह है कि लगातार सना के ऊपर और बाकी जगहों पर यह बमबारी कर रहे हैं और यमन कह रहा है तुम बमबारी करोगे तो इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका किस कदर परेशान है हूथी से आप समझ सकते हैं इस बात से कि पेंटागन के जो चीफ हैं उन्होंने धमकी दी है ईरान को कि हम जानते हैं कि तुम हूथियों की मदद करते हो और हम तुम्हारे खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, बम बरसेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी धमकियां ये दे रहे हैं। मजेदार बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब खबर आई है कि रोम में अगले राउंड की बातचीत होने वाली है ईरान और अमेरिका की। अब तक जो बातचीत हुई है उसको ईरान ने भी कहा है अच्छी बातचीत हुई है और ट्रंप भी कह रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है। और जब बातचीत चल रही है, अगले राउंड की बातचीत होनी है रोम में, उसके बीच में यह खेल हो रहा है कि धमकी दी जा रही है हूथी की वजह से। आप समझ सकते हैं अमेरिका कितना परेशान है हूथी से। जहां तक बातचीत का सवाल है तो ईरान ने बातचीत में एक कदम और बढ़ाते हुए E3 कंट्रीज जो हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, उनके साथ बातचीत किया है। यूरोप की जो ये 3 कंट्रीज हैं, माना यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो बातचीत उसकी हो रही है, आप एक तरह से यह समझ लीजिए कि एक तरफ अमेरिका, यूरोप सारे लोग हैं और दूसरी तरफ बातचीत के दूसरे टेबल पर रशिया है, ईरान है और चाइना है। चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने भी कहा है कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए और डिप्लोमेटिक लेवल पर होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है अमेरिका और ईरान किसी न किसी समझौते पर आसानी से पहुंच जाएंगे। ईरान ने संकेत भी दिए हैं। आज उनके एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का बयान आया है कि ईरान की जो पूरी रक्षा की पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, उसमें न्यूक्लियर बम के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल खामनेई साहब जो है उनका मानना है कि शियाइट जो उनका इस्लाम है वो एटॉमिक बम रखने की, एटॉमिक बम बनाने की इजाजत नहीं देता है। ये एक बहस चलती रही है ईरान के अंदर लगातार, तो उसी को उन्होंने रीइटरेट किया है कि हम जो हमारी पॉलिसी है उसमें कहीं से भी एटॉमिक बम शामिल नहीं है। और यह अमेरिका के लिए एक इशारा भी है कि हम लोग समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अमेरिका भी ऐसे तमाम इशारे कर रहा है कि समझौता ऐसा लगता है कि जल्दी ही हो जाएगा। चाइना, रशिया दोनों से मिलकर आए हैं ईरान के विदेश मंत्री और अब E3 से मुलाकात हुई है, तो सीधी सी बात है कि चीजें एक दूसरे की तरफ पहुंचाई जा रही हैं, बात हो रही है और एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बन रहा है जिसमें अमेरिका और ईरान का समझौता होगा। इन सब के बीच ये जो धमकी आई है ये हूथी की परेशानी है। हूथी ने अकेले आप कह सकते हैं कि परेशान किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया और साथ में लगातार ये इजराइल के आर्मी ठिकाने जो हैं उनके ऊपर भी बमबारी के दावे कर रहा है। उधर अमेरिका से एक खबर है कि वहां पर फलस्तीन के समर्थक तमाम इंसिडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से एक हैं मोहसिन महादवी। एक जज ने, एक कोर्ट ने मोहसिन महादवी को रिहा कर दिया है। कहा है कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं पाया गया और इससे उम्मीद यह बंधी है कि बाकी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको भी जल्दी ही रिहा किया जाएगा। तो अमेरिका के अंदर भी बहुत उथल पुथल चल रही है। ट्रंप साहब के खिलाफ तमाम सारे स्टेट्स ने केस किया है। तमाम सारे जिन लोगों को बाहर निकालने की बात है या फिर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके समर्थन में केसेस चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि 100 दिन जो पहले ट्रंप के रहे हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ रहे हैं। अगले 100 दिन जो होने वाले हैं वो भी बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था कि चाइना के ऊपर इतना लगा देंगे, उतना लगा देंगे। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो टैरिफ घोषित किया है वो लगना शुरू नहीं हुआ है। और खबर यह आ रही है कि अमेरिका ट्रेड डील करना चाहता है रशिया से और रशिया की तरफ उसने हाथ बढ़ाया है ट्रेड डील के लिए।
तो जितने दावे हैं ट्रंप साहब के, वो सारे के सारे दावे तो वो ये भी कर रहे हैं कि सारी दुनिया को हम ही चलाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कहा था कि आने के बाद 24 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति हो जाएगी, आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो जितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं उतना बड़ा बड़ा कर नहीं पाते हैं। और आप देखिए, एक छोटे से मुल्क हूथी से परेशान है, लगातार बम बरसा रहे हैं। तमाम बातें हुई कि जमीनी लड़ाई होगी, इधर से अरब सपोर्ट करेगा, सऊदी अरबिया सपोर्ट करेगा, इधर से ये होगा, लेकिन अभी तक हालात यही हैं कि लगातार वो परेशान है, पैसे खर्च हो रहे हैं, हथियार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन हूथी के हमले बंद नहीं हुए हैं और रेड सी से एक भी जहाज का जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। सऊदी अरबिया की बात आई तो एक बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में जो इजराइल वाला केस चल रहा है, उसमें कल सऊदी अरबिया का बयान था। सऊदी अरबिया के जो लायर थे उन्होंने लंबा चौड़ा बयान दिया है, उसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का खतरनाक काम इजराइल ने किया है फलस्तीनियों के खिलाफ, उसको कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। उस जुल्म को कैसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता जो फलस्तीन के लोगों पर, आम शहरियों पर इजराइल ने किए हैं। यह पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसा लगता है कि इजराइल दुनिया के सभी कानूनों से खुद को ऊपर समझता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाकी मदद कर सकें या ना कर सकें, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल मंच पे, चाहे वो आईसीजे हो चाहे यूएन हो, वहां पर जो अरब कंट्रीज हैं वो फलस्तीन के फेवर में लगातार बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। फलस्तीन के अंदर ऐसा नहीं है कि हालात कोई बेहतर हुए हैं, हालात वैसे ही हैं। वेस्ट बैंक में भी लड़ाई चल रही है, वहां खबर आई है कि सड़क के पास कोई बॉम्बिंग हुई है जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। फलस्तीन के अंदर इमदाद नहीं पहुंचने से हर तरह की मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। पानी पहुंचना मुश्किल है, खाना पहुंचना मुश्किल है, तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमास और बाकी लोग जो हैं वो अभी तक फिलहाल झुकने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो एक डील होनी थी वो डील इसलिए नहीं हो पाई, जो 5 साल की डील होनी थी कि इजराइल चाहता था कि कैसे भी हमास तैयार हो जाए इस बात के लिए कि वो हथियार रख देगा, और हमास ऐसी डील में हथियार रखने को तैयार नहीं हुआ। अब आगे कोई डील कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, जब जैसा होगा मैं बताता रहूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए, और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच अशोक जी, इतनी वैल्यूएबल न्यूज़ हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज का वो दौर चल रहा है जहां मेजॉरिटी के बीच में गोदी मीडिया का बोलबाला है, और जो अक्लमंद लोग हैं वो इन सच्चे जर्नलिस्ट्स को सुनते हैं और सही न्यूज़ एब्जॉर्ब करते हैं। इजराइल की हुकूमत पर, नेतन्याहू पर इतनी लानतें हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आम इंसानों को पानी के लिए तड़पा रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं, खाना पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। दिस इज इंसेनिटी। जो राक्षसपना होता है ना, वो पीक पर हमें दिखाई दे रहा है। और जो आग लगी है उसके रिगार्डिंग हम यही कहेंगे कि नेतन्याहू का ये जो आतंक का अड्डा है ये पूरा झुलस करके राख हो जाए, पर कभी किसी आम इंसान का घर नहीं उजड़ना चाहिए। और दिल से हम वर्ल्ड पीस की कामना करते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, दुआओं में याद रखिएगा। मासूमों को, मजलूमों को इबादतें करते रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।